So in previous lecture we discussed about the scientific that is significant figure. ठीक है, अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की. मीन्स जो भी हमारे पास आंसर आ रहा होगा आफ्टर कैलकुलेशन इन सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे आगे जितने भी हमारे पास चैप्टर्स आएंगे उसमें जो कुछ हमारे आंसर्स आ रहे होंगे, अगर सिंपली उसको हमें साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे उस चीज़ को देखते हैं. तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? इट इज़ अ मेथड टू रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आंसर आ रहा होगा उसको हम साइंटिफिक नोटेशन की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. जनरली जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसमें क्या होगा, जो डेसिमल होगा इज प्लेस्ड ऑलवेज आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर. मीन्स जो भी हमारे पास वहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसमें जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होगा उसके जस्ट आफ्टर हमें डेसिमल प्लेस कर देना है और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन में. अब जब हम उसको डेसिमल से प्लेस करेंगे उसके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो उस केस में क्या होगा, जब हम डेसिमल प्लेस करेंगे तो डेसिमल शिफ्ट होगा, या तो डेसिमल शिफ्ट राइट की तरफ होगा या फिर लेफ्ट की तरफ. सपोज क्या यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है, क्लियर, यहाँ पे क्या है, सपोज x x x x x x, ठीक है, ये कोई वैल्यू है यहाँ पे. सपोज डेसिमल क्या है यहाँ पे और सभी ये क्या है, नॉन जीरो नंबर. तो हमें अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक नोटेशन क्या है, जो डेसिमल है वो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए. इट मीन्स फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ये, तो डेसिमल को कहाँ आना चाहिए, यहाँ पे. ठीक है, ये शिफ्ट हुआ यहाँ पे. या फिर मैं ऐसे कह दूँ, सपोज 0.00000127. इस केस में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कहाँ पे है, ये, और यहाँ पे क्या है, डेसिमल. तो डेसिमल को शिफ्ट होना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, इट मीन डेसिमल या तो राइट की तरफ शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट की तरफ. तो जब राइट की तरफ शिफ्ट होगा तो हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, 10 रेज टू पावर, और जब लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, 10 रेज टू पावर. ठीक है, तो इस चीज़ को बारे में देखना है. ठीक है, तो देखो जब साइंटिफिक नोटेशन में जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, केस फर्स्ट जो हम बात कर रहे थे, अगर डेसिमल पॉइंट शिफ्टेड टूवर्ड्स n पॉइंट लेफ्ट साइड, मीन्स अगर n पॉइंट लेफ्ट साइड हुआ, सपोज ये इधर कितने पॉइंट्स लेफ्ट साइड हुआ, 1 2 पॉइंट्स लेफ्ट साइड हुआ, तो इसमें 10 की पावर जो 10 रेज टू पावर क्या आ जाएगा, 2. वहीं पे अगर राइट साइड होगा कितने पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 10 रेज टू पावर -5 आएगा. ठीक है, ये +2 और माइनस यानी प्लस एंड माइनस रेज टू पावर कैसे आएगी, क्लियर दिख रहा होगा. देखो यहाँ पे क्या था, सपोज मैं एक नंबर लिखता हूँ, जैसे ये नंबर दे रखा 101.325. अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में डिनोट करना है, तो इस डेसिमल को क्या होना चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो के बाद में. फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यहाँ पे ये है, इट मीन्स इसको यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा. तो यहाँ शिफ्ट करोगे तो 1.01325 और मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे, 10 रेज टू पावर, कितने पॉइंट शिफ्ट हुआ, 1 2 पॉइंट शिफ्ट हुआ, 10 रेज टू पावर 2. करके भी देख लो, 10 रेज टू पावर क्या होता है, 100. ठीक है, 100 से इस नंबर की मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा. क्लियर है, तो ये होगा फर्स्ट केस में. क्लियर, जैसे कुछ और एग्जांपल देखते हैं, 11725.8. ओके, अब यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है, ये डेसिमल है यहाँ पे, और हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे. कितने पॉइंट शिफ्ट करना है, 1 2 3 4 पॉइंट शिफ्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4. इस केस में देखो डेसिमल है ही नहीं, इट मीन्स जो लास्ट नंबर है उसके बाद 0.0 लगा दो, वहाँ पे डेसिमल हम मान सकते हैं. तो इस केस में कितना डेसिमल, 1 2 3 4 पॉइंट शिफ्ट करना है डेसिमल, तो 10 रेज टू पावर 4. क्लियर हुआ. सेकेंड केस, अगर डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ शिफ्ट हो, ठीक है, तो वहाँ पे 10 रेज टू पावर -n. n क्या होगा, जितने पॉइंट हमने शिफ्ट किया, लाइक 0.000725.
पॉइंट के बाद फर्स्ट नॉन जीरो नंबर क्या है, या फिर इस ओवरऑल टर्म के अंदर फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 7। इट मीन्स कितने पॉइंट शिफ्ट करना पड़ेगा डेसिमल को, 1 2 3 4 पॉइंट शिफ्ट करना है। तो 10⁻⁻4 और फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद डेसिमल 7.25। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल लाइक 0.05931। ठीक है, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ तक, तो डेसिमल शिफ्ट होगा कितने पॉइंट्स, 1 2 पॉइंट्स हमने डेसिमल शिफ्ट किया, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 5.931 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, और कितने पॉइंट शिफ्ट किया, 2 पॉइंट्स, -2, राइट। थर्ड 0.0000756। इस केस में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 7, डेसिमल पॉइंट कितने शिफ्ट करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 10⁻⁻7, और डेसिमल जब यहाँ पे आएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 7.56। तो इस तरह से सिंपली हम साइंटिफिक नोटेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे न्यू टॉपिक, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हमें यहाँ पे लॉज पढ़ने हैं किसके लिए, केमिकल कॉम्बिनेशन के लिए। जनरली होता क्या है केमिस्ट्री में, जो भी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है उसके वो जो होगी कुछ सर्टेन लॉज को क्या करेगी, फॉलो करेगी। ठीक है, उन सर्टेन लॉज को हम बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हैं इनको हम फर्दर ऑन कितने 5 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट वन होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ठीक है, एंड लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसको गे-लुसाक्स लॉ बोला जाएगा। ठीक है, तो ये 5 लॉ हमें पढ़ने हैं फिलहाल, जिसमें से आप 2 या 3 से इनमें से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे 9th 10th क्लासेस में। उनको हम दोबारा रिकैप करेंगे, उनके बेसिस पे किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है, इट मीन्स जो मास है वो यहाँ पे कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व का मतलब मीन्स कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, उस केस में जो मास ऑफ द रिएक्टेंट होगा वो प्रोडक्ट होगा। मीन्स कोई भी एक केमिकल रिएक्शन, सपोज रिएक्शन ये रिएक्टेंट और कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, इसका सपोज मास मैंने मान लिया x। ठीक है, रिएक्टेंट का मास, तो वहां पे आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट का मास होगा वो भी क्या होगा, x। अगर सपोज यहाँ पे एक या एक से ज्यादा रिएक्टेंट बन रहे हैं, R1 + R2, कितने भी रिएक्टेंट ले लो, यहाँ पे प्रोडक्ट भी P1 + P2, तो इन सब का ओवरऑल सम जो होगा R1 + R2 सपोज y आ गया, और यहाँ से P1 + P2 का ओवरऑल सम जो होगा मास का वो भी y ही आना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स जो मास ऑफ द रिएक्टेंट साइड है और मास ऑफ द प्रोडक्ट साइड वो दोनों क्या होने चाहिए, हमेशा इक्वल। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलेंगे। ठीक है, ये किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, 1789 में एंटोइन लेविस्टर द्वारा डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज होगा, जो टोटल मास होगा रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड वो क्या रहेगा, इक्वल। इट मीन्स in all physical and chemical changes the total mass of reactant side is equal to the product side। ठीक है, और इसी को हम अदर वर्ड्स में क्या कह सकते हैं कि इट मीन्स जो मैटर है वो ना ही हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, क्लियर है। जो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड का मास होगा वही क्या होगा, प्रोडक्ट साइड का मास। अब सपोज क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, जैसे यहाँ पे मेरे पास 3 रिएक्टेंट है, सपोज R1 + R2 + R3, और यहाँ से प्रोडक्ट मिल रहा है P1 + P2। ठीक है, क्या होगा, यहाँ पे तीनों रिएक्टेंट का इंडिविजुअल मास दे देगा, सपोज X Y Z, तीनों का हमें मास पता होगा। प्रोडक्ट P1 का यहाँ पे मास दे देगा, सपोज A मान कह देगा, और प्रोडक्ट P2 का मास पूछ लेगा। तो कैसे करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे, दैट इज x + y + z इक्वल टू
किसके प्रोडक्ट के सम के मास आना चाहिए, ए प्लस जो हमें क्वांटिटी निकालनी, सपोज एन मान लेता हूँ, तो यहाँ से इन तीनों की वैल्यू हमें पता रहेगी, यहाँ से ए पता रहेगा, तो एन की वैल्यू क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस कर देंगे तो एन की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से सेकंड प्रोडक्ट का मास आ जाएगा। कुछ इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती हैं। जैसे कुछ लेते हैं एग्जांपल्स, जैसे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हुए ये इक्वेशन देखो, 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। ठीक है, हाँ एक बात याद रखनी, जब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अगर फॉलो करना है तो उसमें जो केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं, टू ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होगा वो वैलिड कहाँ पे होगा, जो भी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। और बैलेंसिंग तो ऑलरेडी आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करने से पहले क्या करना है, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है पहले। ठीक है, आफ्टर बैलेंसिंग देन चेक दी वेदर इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं दे रहा था 2H2 + O2 गिव्स 2H2। अब हमें मास पता है हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का 16, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन 1 × 2 एंड मल्टीप्लाइड बाई 2, इट मीन्स टोटल 4 यूनिट हाइड्रोजन। 4 मास हो गया 4 AMU या 4 U, U क्या है यहाँ पे, यूनिफाइड मास, मास की यूनिट। ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन 16, कितने ऑक्सीजन है 2, दैट इज 32, तो टोटल इस साइड मास हुआ रिएक्टेंट साइड 4 + 32, 4 + 32 दैट इज 36। प्रोडक्ट साइड देखो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज टोटल 4 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2। ठीक है, तो टोटल 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, सो ट्वाइस ऑफ 1 × 2 + 16, 16 + 2 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 36। इट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मास ऑफ प्रोडक्ट्स दोनों ही क्या हो गए, इक्वल। ठीक है, सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो केमिकल इक्वेशन थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही थी। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। लाइक यहाँ पे एक एग्जांपल्स दिया हुआ है, 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 when heated produced 1.92 gram of oxygen and the residue left behind is 2.96 gram, so that the result illustrate the law of conservation of mass। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे 4.90 ग्राम KClO3, क्लियर, क्वांटिटीज लिखते हैं 4.90 ग्राम KClO3, क्लियर। उसके बाद है व्हेन हीटेड प्रोड्यूस्ड 1.9 मीन्स हीट किया इसको। अब KClO3 यहाँ पे हीट किया है, हीट मीन्स उसको डीकम्पोज किया, तो कौन सी रिएक्शन हुई है यहाँ पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट किया। ठीक है, KClO3 हीट किया और हमें यहाँ से क्या मिला प्रोडक्ट, KCl प्लस यहाँ पे रेजिड्यू, KCl प्लस रेजिड्यू क्या होगा O2। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर, यहाँ से O2 की अमाउंट दी है, KCl की अमाउंट दी है, तो उसके बाद फाइंड आउट द रेजिड्यू एंड वेदर इट इज फॉलोइंग कंजर्वेशन ऑफ मास और नॉट। तो देखो मास ऑफ जो KClO3 कितना था 4.90 ग्राम। ठीक है, उसके बाद जो टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट था ये हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट था। ठीक है, इसमें बात करी थी जो 4.90 ग्राम ऑफ KClO3 व्हेन हीटेड प्रोड्यूस्ड 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, that is 1.92 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड द रेजिड्यू KCl लेफ्ट बिहाइंड वेस्ट 2.96 ग्राम। ये जो KCl है इसका है 2.96 ग्राम। ठीक है, तो इसको ओवरऑल यहाँ पे ऐड करोगे दैट इज इक्वल टू 4.88 ग्राम। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब है यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कितना है 4.90 ग्राम, ये कितना हुआ 4.88 ग्राम, तो यहाँ पे कुछ 0.02 ग्राम का क्या है एरर है,
तो ये तो इतना यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल एरर हो जाएगा, ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल एरर है इट मीन्स यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या हो रहा है, ओबे हो रहा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे अमाउंट है ये तो ऑलमोस्ट क्या है, एक्सपेरिमेंटल एरर है, ठीक है। जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, व्हाट मास ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 रिएक्ट विद 5.85 ग्राम 5. इसका हमें मास निकालना है 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, NaCl जो है 5.85 ग्राम है, टू प्रोड्यूस 14.35 ग्राम ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड है 14.35 ग्राम, दूसरा क्वेश्चन है, क्लियर है। एंड 8.5 ग्राम ऑफ सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है 8.5 ग्राम। इन दोनों ने रिएक्ट किया, यहाँ से प्रोडक्ट मिला AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। तो इसको बताना है, एक तो इसका मास निकालना है और क्या ये यहाँ पे ये, ठीक है। अगर यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है तो इसका मास बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इन दोनों का मास इक्वल टू इन दोनों का मास आना चाहिए। तो x प्लस 5.85 इक्वल टू 14.35 प्लस 8.5, तो इसको ओवरऑल ऐड करोगे तो कितना हुआ ये, दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, इन दोनों का सम 14.35, दैट इज व्हाट 14.35 प्लस 8.5, सो कितना हुआ, दैट इज यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे 22.85 माइनस 5.85 दैट इज 17। सो यहाँ से x हमारा कितना आ गया 17 ग्राम, मीन्स इसकी अमाउंट कितनी थी 17 ग्राम। अब दोनों को ऐड करके देख लो, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। सो क्वेश्चन ये है 1.5 ग्राम ऑफ C2H6 on complete combustion give 4.4 ग्राम of CO2 and 2.7 ग्राम of H2O, ठीक है। Show that the reaction obey law of conservation of mass, क्लियर है। ये क्वेश्चन हाँ जेई में आया हुआ था। देखो कैसे अप्रोच करेंगे इस क्वेश्चन को। 1.5 ग्राम ऑफ C2H6, C2H6 क्या है हमारा, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की हमने यहाँ पे बर्निंग रिएक्शन देखी थी। C2H6 जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो हमें यहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2O और साथ में सम हीट, ठीक है। अब इस इक्वेशन को पहले क्या करना है, बैलेंस, बैलेंस करोगे तो देखो यहाँ से इस इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो 7 4 CO2 एंड 6 H2, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई हमारी बैलेंस। नंबर ऑफ कार्बन देख लो 4 कार्बन, ऑक्सीजन 14, यहाँ पे 8 और 6 14, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, इट मीन्स ये इक्वेशन अब हमारी बैलेंस हो गई है। तो अब यहाँ से देखो कितना है 1.5 ग्राम ऑफ C2H6, क्लियर, ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ CO2, CO2 कितना 4.4 ग्राम, ओके, एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O, 2.7 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। शो दैट द रिएक्शन ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो यहाँ से हमें ये रिएक्शन दिखाने की लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रही है, ओबे कर रही है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे करने के लिए क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे इसका मास रिएक्टेंट साइड का मास इक्वल टू आना चाहिए किसके, प्रोडक्ट साइड के मास के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से देखो जब हमने ये कहा कि 1.5 ग्राम जो C2H6 है वो किसके, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ वहां पे हो रही है, ठीक है, क्लियर है। सो अब इस क्वेश्चन में यहाँ क्या हो रहा है कि मोल कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। 9th क्लास में आपने थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स निकालने सीखे होंगे, वहां पे क्या होता था गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब इस रिएक्शन में क्या कह रहा है कि 2 मोल्स ऑफ C2H6, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं, 2 मोल्स ऑफ C2H6 reacts with 7 moles of O2 produce 4 moles of CO2 and 6 moles of H2O। इट मीन्स इथेन के जब 2 मोल यहाँ पे रिएक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट चाहिए, 7 मोल्स।
जहां से प्रोड्यूस होगा 4 मोल्स ऑफ CO2 एंड 6 मोल्स ऑफ H2O। तो देखो यहाँ पे 2 मोल CO2 के लिए हमें कितने चाहिए, 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। पहले तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं C2H6 से इस गिवन मास में, वो निकालना पड़ेगा। कितना गिवन मास है, 1.5 ग्राम। तो देखो 1.5 ग्राम जो है, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये 9th में एक फॉर्मूला आ जाता है, इसको दोबारा भी जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब वहाँ पे और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा इसका C2H6 है 1.5 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ C2H6 यानी 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6 दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 30। सो ये आ गया 1/20। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1/20, ठीक है। तो 1/20 यहाँ पे क्या होंगे, मोल्स। तो ये देखो जब 2 मोल्स के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए थे, 7 ऑक्सीजन। 2 मोल C2H6 के लिए 7 O2 चाहिए, 7 मोल्स O2। 1 मोल्स के लिए कितने चाहिए होगा, 1 मोल के लिए 7/2 O2। और कितने मोल्स हमारे पास इथेन के, 1/20 मोल्स। सो 1/20 मोल्स के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए, 7/2 इंटू में 1/20 दैट इज 7/40 मोल्स ऑफ O2। तो ऑक्सीजन के अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, नंबर ऑफ मोल्स। तो जब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो ऑक्सीजन का बस हमें अब यहाँ पे क्या चाहिए, गिवन मास चाहिए। तो देखो गिवन मास हमें पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू दैट इज 7/40 इक्वल टू गिवन मास ऑक्सीजन का हमें निकालना है x। मोलर मास तो पता है, मोलर मास क्या होगा इसका, दैट इज 30/32 16 इंटू 2 32। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू वट 32 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 40 4 5 दैट इज 28/5। So 28/5. What is the value of 28/5? That is 5.6. Now add both side. इसका वेट कितना आ गया, 5.6 ग्राम। ऐड करो 1.5 प्लस 5.6 दैट इज 7.1 ग्राम। रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड 4.4 प्लस 2.7 4.4 प्लस 2.7 दैट इज 7.1 ग्राम। तो बोथ साइड क्या आ गया, इक्वल। सो यहाँ से कह सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर रहा है, ओबे कर रहा है। सो मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये हो गया टिपिकल लेवल, ठीक है। इससे पहले जो हम कर रहे थे वो इजी लेवल था, तो उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, चाहे इस टाइप के आ जाए मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। हम ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अप्रोच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द what law of constant proportion, okay, law of the constant proportion and